मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सदन में बड़ी स्पष्टता से भारत क्या कर रहा है, भारत की क्या रणनीति है, इस ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती से कैसे भारत निपट रहा है, उसके बारे में बड़े विस्तार से उन्होंने बताया। और सिर्फ इतना भर नहीं है कि उन्होंने ये बताया कि कैसे इस चुनौती से निपट रहा है, उन्होंने वो चित्र भी प्रस्तुत किया देश के सामने जिसकी बड़ी सख्त आवश्यकता थी। क्योंकि लगातार जिस तरह की अफवाह फैलाई जा रही थी, जिस तरह से पैनिक क्रिएट किया जा रहा था, उसमें यूं लग रहा था कि जैसे देश बड़ी खराब स्थिति में है, दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हम कोई कर नहीं पा रहे हैं, कोई पॉलिसी पैरालिसिस जो यूपीए के समय में होती थी वैसी कोई स्थिति है। भारत सरकार ने इस चिंता को, इस आशंका को सोचा ही नहीं कि उसके बारे में क्या करेंगे। वैसे ही बात लगातार भारत सरकार की तरफ से बताई जा रही थी। प्रतिदिन जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, दूसरी जो मिनिस्ट्रीज हैं, उन सब का जो एक संयुक्त उनकी जो प्रेस वार्ता हुआ करती थी, तो उसमें भी बड़ी स्पष्टता से सब बताया जा रहा था कैसे देश में पैनिक करके 56 लाख औसत सिलेंडर बुकिंग से 86 लाख पहुंचा दिया गया। तो जाहिर है कमी होगी ही, मुश्किल होगी ही। और यह भी सच है कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए सरकार ने जो सप्लाई थी उसको थोड़ा रोका था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो 6 मंथ का एवरेज है उसका 80%। लेकिन जरा सोचिए कि इस सब के बीच में लगातार विपक्षी पार्टियां देश के साथ खड़े होने की जगह देश विरोध पर चली गई। और नरेंद्र मोदी ने वो बात सदन में उस तरह से नहीं कही, लेकिन टीवी 9 के कार्यक्रम व्हाट इंडिया थिंग्स टुडे में बहुत साफ साफ कहा कि वो मोदी विरोध से देश विरोध तक चले गए। और वो बहुत हद तक ठीक भी है, सच भी है। अब जो आज दैनिक जागरण की जो मैं हेडलाइन पढ़ रहा हूं कि चिंता और चुनौती के बीच चतुराई से ऊर्जा संकट टाल रहा है देश, सच यही है। भारत ने पिछले कुछ समय में अपनी ऊर्जा तैयारियां गजब की हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई उपायों के बारे में बताया कि भाई कैसे हम, क्योंकि देखिए युद्ध की आग की जो तपिश है ना, वो तो हमें महसूस होने लगी है, ठीक से लगने लगी है। ऐसा नहीं कि नहीं लगने लगी। कई जगह कई इंडस्ट्रीज पर असर पड़ा है, उनका कामकाज रुक गया है। अब इंडस्ट्री पर असर पड़ने का मतलब होता है कि उसमें काम करने वाले जो वर्कर हैं, जो मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, उनका संकट बढ़ेगा। जब इस तरह से सिलेंडर रुकते हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो ऐसे लगाते हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा, रेस्टोरेंट पर असर पड़ेगा। ये सब संकट होता है। लेकिन जरा सोचिए, आज जो भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हासिल किया है, अगर वो नहीं किया होता तो क्या हाल रहता। जैसे उदाहरण के लिए एक जिसकी आलोचना होती है और कई बार हमें भी लगता है, क्योंकि हमारी तो भैया बहुत पुरानी गाड़ी है, 2016 से मैं एक ही गाड़ी पर चल रहा हूं, 10 साल हो गए। तो अब देखेंगे कब अवसर मिलेगा गाड़ी बदलने का। हालांकि मुझे लगता है कि अभी वो चलती रहेगी तो मैं उसको 2-4 साल तो और चला ही दूंगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। 15 साल तक का टाइम होता है, तो 10 साल मैंने बिता दिया है। और हम लोगों को लगता है कि ठीक है, जीडीपी आंकड़े में खूब गाड़ी बिके, वो समझ में आता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर संभव हो तो गाड़ी बदलने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। फाइनेंशियली भी वायबल नहीं, ये मैं यूं ही सलाह देने लगा। और पैसा आपके पास जा रहा है तो खूब नई नई गाड़ियां लीजिए भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियां लीजिए, महंगी महंगी गाड़ियां लीजिए। हमारे पास भी पैसा आ जाए तो हम भी गाड़ी ले लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन जरूरत इतनी नहीं है, जितना ले सकता हूं गाड़ी, लेकिन जरूरत नहीं। खैर, ये विषयांतर हो गया। ये जो गाड़ी पेट्रोल है, जो नितिन गडकरी, जिसके लिए उनकी कई बार जमकर आलोचना होती है, लेकिन ये तो सच है ना कि नितिन गडकरी ने पिछले कुछ वर्षों में अभियान के तौर पर यह काम किया। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में जब बोल रहे थे तो उन्होंने जो E20 यानी एथेनॉल 20% उसका जिक्र किया। पेट्रोल में 30% एथेनॉल मिलाने से जरा सोचिए क्या हुआ है, 4.5 करोड़ बैरल जो तेल आयात करना पड़ता और वो कम आयात करना पड़ा। तो जो पेट्रोल डीजल का संकट उतना नहीं दिख रहा है,
उसमें एक भूमिका इस 20% एथेनॉल मिलाने की भी। एथेनॉल आप जानते हैं गन्ने के रस से एथेनॉल बनता है। ये एक योजना सरकार ने की और उसमें सफलता हासिल हुई। अब इसको जरा दूसरी तरह से देख लीजिए कि 20% अगर कोई कहे कि घरेलू प्रोडक्शन हो जाए, जो आयात आप पेट्रोल का कर रहे हैं उसमें 20% घरेलू प्रोडक्शन हो जाए, तो क्या यह संभव हो सकता है? क्या मुश्किल होगा, लेकिन 20% हमने एथेनॉल मिलाकर वो कमी पूरी कर दी। दूसरा एक और चीज आपने ध्यान दिया होगा, आप देश में डीजल वाले, कोयले वाले तो नहीं रहे, डीजल वाले भी इंजन कम हो गए। हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, शायद ही अब डीजल इंजन का रेल चलती हो। जो डिरेका था डीजल रेल कारखाना बनारस का, वो बरेका हो गया बनारस रेल कारखाना, क्योंकि अब उसमें डीजल का बनना नहीं। उसकी वजह से 180 करोड़ लीटर प्रति वर्ष बचत हो रही। यानी जो एक देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है उस पर हम बढ़ने की स्थिति में हैं। मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बढ़ गया, राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें दे दी गई। अगर ये सब नहीं होता तो हमारा संकट कितना बड़ा होता, जरा इसकी कल्पना कीजिए। यूपीए की सरकार में तो ये संभव ही नहीं था, इस सब दिशा में वो सोचते ही नहीं थे। रिजर्वायर को लेकर भी जो अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा था 1998 में, 2004 में फिर मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ, लेकिन वो पूरे 10 साल तक कुछ नहीं हो पाया, वो जाकर 15 में कमीशन हुआ। अभी 2 और रिजर्वायर पर सरकार काम कर रही, वो भी बनेंगे। बीकानेर में तो बहुत बड़ा बनने जा रहा है। ये सब काम हमने किया। अब जरा एक और चीज पे बात हो जाए, जो प्रधानमंत्री ने बताया, खाद की कमी देश में नहीं होने दी गई। नैनो यूरिया भी बनाई, खाद का दूसरी तरफ भी ले गए कि प्राकृतिक खेती पर चाहिए। और जरा सोचिए, बिजली के मामले में तो हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। 524 गीगावाट, ये 28 फरवरी को जो हमारी जो उत्पादन क्षमता है, ये तार बदल गए, लाइन बदल गई, जो पेट्रोल रिफाइनरी है, क्रूड ऑयल वाली रिफाइनरी है, उनकी पूरी पाइपलाइन चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, सब कुछ बदल दिया। वरना एक समय में क्या था कि ऑयल बॉन्ड लिया था किसने? यूपीए की सरकार ने, और वो कर्जा चुकाया किसने? इस सरकार ने 2020 के बाद। और इस सब के बीच में हमारे जहाज भी पार कर रहे हैं। जो 88 लाख सिलेंडर बुकिंग हो गई थी, वो 50 लाख पर फिर से आ गई, औसत फिर आ गई। 92,000 टन एलपीजी से लदे हुए 2 भारतीय जहाज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं, होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं। जरा सोचिए, तो हमारी जो स्थिति है वो ठीक है। अब एक और जो है चर्चा चल रही थी कि 14.2 केजी का जो सिलेंडर है उसको 10 केजी कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर जरूरत लगे तो करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए, इससे और पैनिक फैलता है। जहां पेट्रोल पंप की बात करें, अफवाह उड़ा दी गई कि ये अहमदाबाद में भी हो गया, जबकि कोई पेट्रोल पंप ड्राई नहीं हुआ है। 27 देशों से हम आयात करते थे, आज 41 देशों से आयात कर रहे हैं। 53 लाख मीट्रिक टन ये रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है हमारे पास, इसको 65 लाख मीट्रिक टन करने पर काम चल रहा है। और जिस तरह से अलग अलग देशों के साथ अलग अलग जो जिसको कहें कि जीसीसी है, गल्फ कंट्रीज है, ईरान है, इजराइल, अमेरिका, उसके साथ जो हमने संतुलन बिठाया है वो भी कमाल है। ये भी जरा समझिए। तो युद्ध की आग की तपिश है, लेकिन उस तपिश से हम कितना बचे रह सकते हैं, भारत में जनजीवन कितना सामान्य है, इसको आप सोचिए। दुनिया के दूसरे देशों में तबाही आ चुकी है, दुनिया के दूसरे देश बड़ी मुश्किल में आ चुके हैं। कहीं ऑफिस बंद हो चुके हैं, तो कहीं कारोबार बंद हो चुके हैं, तो कहीं 5 डे वीक हो रहा है, तो कहीं सिर्फ वीकेंड पर काम हो रहा है, कहीं वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, कहीं सरकार की कटौती हो रही। और इस सब के बीच में भारत पूरी मजबूती से खड़ा हुआ है, इसको समझिए जरा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा रिकॉर्ड दिया, फैक्ट दिया है, डेटा शीट दी है। और आज भारत जहां खड़ा है उसको अगर देखेंगे
तब समझ में आएगा कि भारत होने का मतलब क्या है, तब आपको समझ में आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसने हमारे सामने भी अप्रत्याशित स्थितियां पैदा की, लेकिन उन्होंने एक और कहा, इसीलिए आवश्यक है कि देश की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज हो। उनका हमारा दुनिया का कोई देश हो, वहां अगर भारतीय है तो हम उनकी सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, पूरी संवेदनशीलता, सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। अब जाहिर है ये तो दुनिया भी देख रही है। उन्होंने कहा हमने दुनिया के हर देश से, पश्चिम एशिया के जितने देश हैं, संबंधित नेता हैं, उनसे बात की और कहा कि ये तुरंत शांति होनी चाहिए, भारतीय जहाजों की सुरक्षा हो, सुरक्षित आवागमन हो। और एक बात उन्होंने कड़ाई के साथ कही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये जो बंद कर देना ये सब है, इसको किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। और उसके बीच में वो कह रहे हैं कि इस दुनिया भर में जो आई चुनौती के बीच में भारत सिर्फ और सिर्फ विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इस दौरान हमने क्या क्या किया। तो आप जरा सोचिए, और आप देख भी रहे हैं खबरें, चाहे जो हो मुश्किल, अब युद्ध और लंबा खिंच जाएगा तो मुश्किल होगी, उसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना जैसे संकट में जैसे देश एकजुट हुआ था वैसे वो बात कर रहे हैं, वो कोरोना जैसे संकट की बात नहीं कर रहे हैं, इसको जरा समझ लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार के तौर पर जो भूमिका है वो बहुत बेहतर है, रणनीतिक तौर पर हम बहुत बेहतर हैं, बड़ी अच्छी स्थिति में। हम लोगों को भी उसके लिए थोड़ा तैयार रहना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।